हाँ जी, चैप्टर का नाम क्या था? स्टाफिंग। तो स्टाफिंग के बारे में आप क्या जानते हो? बहुत सारी बातें आप लोगों ने सीख ली थी कि स्टाफिंग क्या होती है। चूजिंग द बेस्ट पर्सन फॉर द बेस्ट जॉब, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ठीक है, आपको सही काम के लिए सही व्यक्ति चाहिए, और अगर ये करना आता है तो मतलब आपको स्टाफिंग करनी आती है। क्या करनी आती है आपको? आपको स्टाफिंग करनी आती है। क्या आप मानते हो कि स्टाफिंग अगर ठीक से नहीं हो तो कहीं ना कहीं आपको अपने गोल को अचीव करने में टाइम और कॉस्ट ज्यादा आपको लग सकती है? बिल्कुल, एक अच्छा मैन पावर ही तो है जो आपके गोल को सही तरह से अचीव करने में आपकी हेल्प करता है, नहीं है? अगर आपका मैन पावर ही अच्छा नहीं है या उस टाइप का नहीं है जिस टाइप का आपको चाहिए, तो आप चाहे कितना भी बड़ा और कितना भी अच्छा गोल सेट कर लो, आप उसको आसानी से अचीव नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं आप देखते हो, ठीक है, जेफ बेजोस हो गए, जेफ बेजोस है, और भी कई सारे आपके बिजनेसमैन हैं। उनका ये कहना होता है कि हम अपने एम्प्लॉइज को ज्यादा सैलरी पे करने को तैयार है। दे आर नॉट लाइक इंडियंस। इंडिया का आदमी किसी को काम पे रखने के लिए उसकी काबिलियत कम देखता है, और देखता यह है कि ये कितने कम पैसों में काम करने को तैयार है। लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं, जैसे कि मैंने अभी इनका नाम लिया आपके सामने, जेफ बेजोस का नाम लिया, या और भी बड़े बड़े जो आपके बिजनेसमैन हैं, उन सबका ये मानना होता है कि हम ज्यादा पेमेंट करने को तैयार हैं। हम सैलरी जितना वो मांगेगा, पैसा वो जो वो मांगेगा, लेकिन काम वो जो हम चाहते हैं। अगर वैसा काम करने को तैयार है तो उसकी मुंह मांगी रकम हम उसको देंगे। तो स्टाफिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपको बस काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, आपको काम करने वाला कोई इंसान मिल गया, आपकी जान छूट गई। नहीं, आपको काम करने वाला चाहिए, लेकिन वो चाहिए जो आपके काम को सबसे बेस्ट पॉसिबल मैनर के अंदर करना जानता हूं। वही आपके लिए काम का है, और वही असल में प्रॉपर स्टाफिंग भी होती है। स्टाफिंग का यह मतलब नहीं है कि वैकेंसी थी तो हमने वैकेंसी को भर दिया। एचआर मैनेजर को जवाब देना होगा कि आपने अगर कंपनी के अंदर एक मैन पावर दिया, असल में कंपनी के अंदर वैकेंसीज को फिल करने का जो काम है किसका होता है? एचआर का होता है। क्या होता है एचआर? एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ये काम उसी का है। और पिछली क्लास के अंदर भी हमने ये बात जान ली थी कि उसका सिर्फ काम स्टाफिंग करना ही नहीं है। स्टाफिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ध्यान है कुछ? ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है। हाउ कैन यू से दैट स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम? आप कैसे कह सकते हैं कि स्टाफिंग जो है वो सिर्फ एचआरएम का एक पार्ट है? तो उस क्लास में हमने क्या सीखा था, मुझे बताओ जरा एक बार। सर, उसमें हमने ये सीखा था कि स्टाफिंग के अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और भी बहुत सारे काम करता है। आपने लिखे भी थे, अगर आपको याद होगा तो आप उसको एक बार घर जाकर देखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस जब बोर्ड में आते हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है। जितनी बार भी हमने बोर्ड की आंसर शीट्स को चेक करा है, हमें ये क्वेश्चन लगभग हर बार दिखते ही हैं उसके अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन पढ़ना, यकीन नहीं है तो इसको लिख लेना, घर जाके चेक कर लेना। मैंने क्या बोला? हाउ कैन यू से दैट स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? एचआरएम का पार्ट है स्टाफिंग। कैसे कह सकते हो आप? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एचआरएम जो होता है वो स्टाफिंग के अलावा और भी बहुत सारे काम करता है। उसको 1.5 लाख की जो सैलरी मिल रही है हर महीने की, वो सिर्फ स्टाफिंग के लिए नहीं मिल रही है, उसको बहुत सारे काम करने होंगे। हाँ या ना? वो घर जाके पॉइंट जरा एक बार फिर से पढ़ना, आप लोग काम आएगा आपके। ठीक है, आज का मुद्दा क्या है बात करने का? आज का पॉइंट एंड इशू क्या है, मुझे ये बताओ। स्टाफिंग करना सिर्फ उतना नहीं है जो आप सोचते हो। वैकेंसीज थी आपके पास, अलग अलग डिपार्टमेंट से क्वेरीज आ गई। परचेस के अंदर 3 लोगों की जगह खाली है, सेल्स के अंदर 5 लोगों की जगह खाली है, मार्केटिंग के अंदर 4 लोग चाहिए। अच्छा ठीक है, भर दी, इंटरव्यूज लिया, उनको पास किया, भैया जहां जहां थी वैकेंसीज वहां पे मैन पावर को भेज दिया। जान छूटी? जान छूटी? हाँ, जान छूटी। जान छूटी है? जान छूटी है। स्टाफिंग करने का मतलब सिर्फ वैकेंसीज को फिल करना नहीं है। आपने स्टार्टिंग में ही लिखा था, पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। आपको सही व्यक्ति को सही जगह पे रखना है, वही स्टाफिंग होती है। काबिल, क्योंकि आपकी सक्सेस और आपका फेलियर आपके प्रॉपर स्टाफिंग पे ही डिपेंड करता है। अगर स्टाफिंग ही आपसे अच्छी नहीं हुई, एक ऐसे हॉस्पिटल के बारे में क्या मानते हो जहां पे डॉक्टर्स तो पूरे हैं, हार्ट का अलग है, ब्रेन का अलग है, नहीं है, कफ का, इसका उसका, हर एक अलग अलग क्या स्पेशलिस्ट है, लेकिन डंकन में से एक भी नहीं है।
क्या वो हॉस्पिटल चलेगा? क्या मानते हो आप? नहीं चलेगा। आपने सिर्फ क्या करी है? स्टाफिंग तो कर दी, वैकेंसीज को आपने फिल तो कर दिया, लेकिन क्या नहीं किया आपने? आपने बेस्ट नहीं चूज करा, क्योंकि बेस्ट को चूज करने पे आपको ज्यादा सैलरी पे करनी पड़ जाती, और उसके साथ में आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या हुआ? आपका बिजनेस डाउन चला जाएगा, पेशेंट्स आना आपके यहां पे कम हो जाएंगे, क्योंकि लोग जब आते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें खांसी है, आप उनको दवाई ऐसी देते हो कि वो अगले 3 हफ्ते तक और आते हैं आपके पास, क्योंकि आपको मतलब किस बात से है? आपको मतलब किस बात से है? अबे तुम कब रिजल्ट दोगे? जब तुम्हारा पेशेंट जितना हो सके कम आएगा, हाँ या ना, तब तुम्हारा नाम बनता है। अब मैं किसी का नाम तो लूंगा नहीं, आपके पूरे एरिया के अंदर बहुत सारे चोर हैं, डॉक्टर्स, जिनका एक ही मकसद है, आपको ठीक नहीं करना है, आपको और बीमार करना है, ताकि आप उनके रेगुलर कस्टमर बन सको, आपसे लगातार पैसा खींच सके वो लोग। और प्राइवेट जितने भी होते हैं डॉक्टर सब ऐसे होते हैं। और एक बात मेरी सुन लो, मैंने पहले भी कहा है, असल में इलाज सरकारी हॉस्पिटल में ही होता है, क्योंकि उनको आपसे कोई लालच नहीं होता है, उनको सैलरी कहां से मिल रही है? गवर्नमेंट से मिल रही है। तो कहते हैं भीड़ को हल्की करो, इनको ठीक करो, और ये तभी आना बंद करेगा जब ये ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारा शक्ल बार बार देखना नहीं चाहते हैं, इसको सही दो दवाई, इसको ठीक कर ताकि ना आए, आया ना, ये रियलिटी है। बट एक रियलिटी और है कि कोई भी सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर जाना नहीं चाहता, लेकिन सच तो ये है कि इलाज असल में वहीं पर होता है, ढंग का जो इलाज होता है कम पैसों के अंदर। सिर्फ कर दूं, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, क्या करूं? चलो तो पॉइंट की बात पर आए, जरा पढ़ने का लिखा है, प्लानिंग के स्टेप्स थे, बोलो भाई, प्लानिंग के स्टेप्स थे। उसके बाद क्या आया था? उसके बाद क्या आया था? चैप्टर का नाम क्या था? प्लानिंग के बाद क्या आया था? ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप होते हैं, प्लानिंग के होते हैं। उसके बाद जो आया फंक्शन वो कौन सा है? स्टाफिंग। क्या उसके भी होते हैं? हाँ, मतलब अगर एक एचआर मैनेजर काम करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा, तो उसको ये सारे के सारे फंक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो आइए देखें, सबसे पहला काम तुम्हें कौन सा करना पड़ेगा स्टाफिंग के लिए? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। क्या मतलब है इसका? नाम देखो ना, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको इस चीज का बैठ के अनुमान लगाना होता है कि असल में हमें कितना मैन पावर चाहिए। ऐसा नहीं होता कि भैया कंपनी में क्या चल रही है, वैकेंसीज है, कैसे भी करके वैकेंसीज को फिल किया जाए। अबे फिल तो करने को तैयार है एचआर मैनेजर, लेकिन पहले उसे किस चीज की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि असल में कितना मैन पावर उसको चाहिए। अब इसके अंदर 2 तरह के पार्ट लिखे हैं आपने, कितने लोग चाहिए, ये किस बात पर डिपेंड होगा? वर्कलोड एनालिसिस। क्या बोला? वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस। क्या मतलब हुआ इसका? कितना काम है, शौक के हिसाब से आदमी रखोगे क्या? शौक के हिसाब से? किसके हिसाब से रखोगे? वर्कलोड के हिसाब से नहीं है। एग्जांपल देके बात करूं, बोलो, एग्जांपल देके बात करूं। एक कंपनी के पास ऑर्डर आता है कि अगले साल तक 20% हमें अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है। कहीं से आ गया ऑर्डर कि कैसे भी करके हमको 20% सामान एक्स्ट्रा बना के बेचना है, हाँ या ना? क्या मानते हो कि वर्कलोड आ चुका है? कितना आ चुका है? 20% हमें अगले साल तक अपना सेल्स बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर हमारे पास आ चुके हैं, पहले से ही आ चुके हैं। बोलो भाई हाँ, नहीं ऐसा? आपके पास क्या आ चुका है? वर्कलोड आ चुका है। कि अब इसी बेस पर आप ये बात तय करने वाले हो कि आपको और कितने लोग चाहिए काम करने के लिए। हाँ, आप शौक के हिसाब से अपने यहां पर वैकेंसीज नहीं भर रहे हो, नीड के हिसाब से भर रहे हो। और क्या मतलब होता है? बताओ एक बार जरा, मतलब क्या नीड का? कितना काम आया है, ताकि उसी हिसाब से हम क्या कर सके? वर्क फोर्स को भी एनालाइज कर सके। क्या बोला? किस चीज की पहले जांच होती है? वर्कलोड की, कितना काम आया हुआ है हमारे पास। अब तुमको जितना ही आसान पढ़ने में लगता ही उतना है नहीं। अब इसके अंदर 2 चीजें आएंगी आपकी, बोलो कौन कौन सी आनी चाहिए? अगर वर्कलोड ज्यादा हो गया वर्क फोर्स से, किससे? वर्क फोर्स से, तो बताओ क्या हो सकता है? चलो 3 बातें कर लेंगे। वर्कलोड इज इक्वल टू वर्क फोर्स, यहां पे क्या आएगा? वर्कलोड लेस देन वर्क फोर्स।
बोलो भाई, बोलो। सिर्फ इसको आपने पढ़ लिया, हमको तो आ गया नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर 3 तरह की बातें आ सकती हैं आपकी। कंपनी का क्या मोटिव होता है, हर बार कैसे भी करके अपनी कॉस्ट को, अपनी लागत को मिनिमाइज, कम से कम किया जाए। बोलो भाई, नहीं है, स्टाफ कम पैसा ले, हम उतना स्टाफ रखें जितना हमको जरूरत है। अब ये बताओ कि पहले वाले पॉइंट में क्या होगा। अगर वर्कलोड ज्यादा है लेकिन उसके हिसाब से अगर आपने मैन पावर कम रखी है, वर्क फोर्स कम रखा है आपने, क्या होगा बोलो? लकी कौशिक बोलिए, क्या होगा? बिजनेस ही डूब जाएगा। नहीं मतलब आपको बोलना क्या चाहिए? अगर वर्कलोड ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वर्क फोर्स, तो आपके साथ क्या हो सकता है? वर्कलोड ज्यादा है, वर्क फोर्स कैसी है? कम है, काम है 10 आदमियों का, तुमने खाली 8 ही रखे हैं, क्या होगा? अबे लॉस तो होगा, लेकिन होगा क्या? आपको पता है वो 8 भी काम छोड़ के भाग जाएंगे तुम्हारा। क्यों भागेंगे? क्योंकि अब उनके ऊपर आएगा वर्कलोड आएगा। आदमी तुम्हें कितने चाहिए थे और तुम्हारे पास अभी कितने आदमी है? 8। इसका मतलब है कि जो बाकी 2 आदमियों का काम का लोड है वो भी तो इन 8 पर आएगा। क्या उन्हें काम करने में इंटरेस्ट आएगा? क्या बोलेंगे? जल्दी से वैकेंसीज भरो वरना हम भाग रहे हैं। क्योंकि मैनेजमेंट की हमेशा एक बात ध्यान रखना, मैनेजमेंट पैसा कम देना चाहता है और काम ज्यादा लेना चाहता है। वर्कर्स का उल्टा होता है, वो चाहते हैं पैसा ज्यादा मिले, काम कम करना पड़े। दोनों का रिश्ता सास और बहू जैसा है। किसका? मैनेजमेंट का और वर्कर का। मैनेजमेंट को क्या लगता है? पैसे ज्यादा लेते हैं, काम कम करते हैं। वो क्या सोचते हैं? पैसा कम देते हैं, काम ज्यादा लेते हैं। ये कभी भी एक आपस में क्या नहीं होते हैं? सेटिस्फाई नहीं होते हैं। बात समझ आ रही है? अरे बोलो भाई, मैं पूछूं, देखना अभी मुझे जवाब मिलना चाहिए जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर वर्क लोड ज्यादा है, वर्क फोर्स कम है, तो एग्जिस्टिंग स्टाफ के ऊपर क्या बढ़ेगा? वर्क लोड बढ़ेगा, बर्डन आएगा, और उसका रिजल्ट ये होगा कि वो अपनी एफिशिएंसी शायद आपको दिखा नहीं पाएंगे। वर्क लोड आने से वो शायद काम छोड़ के भी भाग सकते हैं आपका। आगे, वर्कलोड इज एग्जैक्टली इक्वल टू वर्क फोर्स। ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये सबसे अच्छा है। क्यों अच्छा है? चलो पहले हम थर्ड की बात करते हैं कि ये अच्छा क्यों है। मैं इसके ऊपर आऊंगा अभी। पहले बात करते हैं कि जो वर्कलोड क्या होता है, कम होता है किससे? वर्क फोर्स से। अब तुम्हारे पास काम कम है लेकिन आदमी क्या हो गए तुम्हारे पास? ज्यादा हो गए हैं। क्या होगा? 10 आदमियों की जरूरत है, 12 लोग काम कर रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया है। क्यों? सर मैनेजमेंट 2 आदमियों की तनख्वाह फालतू दे रहा है, इसका मतलब, और उनसे काम क्या मिल रहा है तुम्हें? ये है ना, क्या कहते हैं उसे? कद्दू। उन 2 से तुम्हें क्या मिल रहा है? कद्दू। मतलब कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि वो फ्री की सैलरी ले रहे हैं। और मैंने अभी कुछ मिनट पहले क्या कहा था आपसे? मैनेजमेंट की हमेशा कोशिश क्या रहती है? कॉस्टिंग कम से कम बैठे, और यहां 2 लोग फालतू काम कर रहे हैं, उनको कंपनी फ्री में सैलरी पे कर रही है। अच्छा लगता है? पहला वाला केस भी डेंजरस है। तीसरा तो भैया एक्सेप्टेबल है ही नहीं, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट को प्रॉब्लम रहेगी हमेशा। उतना आउटपुट नहीं जितना कॉस्टिंग आ रही है। तो अब बताओ कि बीच वाला अच्छा क्यों है? वर्कलोड अगर वर्कफोर्स के बराबर है तो बताओ इसमें अच्छाई क्या है? सर इसमें ना तो स्टाफ के ऊपर लोड आ रहा है काम करने का, और ना ही मैनेजमेंट की कॉस्ट बढ़ रही है। हो क्या रहा है? जितना आउटपुट उतना ही कॉस्टिंग है। और कोशिश क्या होगी हमेशा कि उन्हीं स्टाफ से आउटपुट ज्यादा निकलवाया जा सके, उसी कॉस्ट के अंदर उसको बढ़ने से रोका जाए। डाउट तो नहीं किसी को? देखा आपने, कहने को इतनी छोटी बात लिखी हुई है लेकिन इसके अंदर मीनिंग बहुत सारा आ गया है। तो क्या बोलना चाहिए आपको? देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन वर्क लोड एंड वर्क फोर्स। ना तो काम ज्यादा और ना आदमी ज्यादा होना चाहिए। आदमी ज्यादा होगा, वर्कर्स को कोई दिक्कत नहीं, वो तो उल्टा एंजॉय करेंगे। भाई 10 आदमियों की नीड थी, 12 काम कर रहे हैं, बाकी 2 लोग बैठ के उनके साथ में बातें करेंगे, टाइम पास करेंगे, गप्पे हाकेंगे, क्योंकि उन 2 के पास तो कोई काम है नहीं। अरे बोलो भाई, हाँ, वो अक्सर खाली बैठते हैं। वर्कर्स को इनसे कोई प्रॉब्लम
नहीं है, लेकिन दिक्कत कहां है? मैनेजमेंट को, क्योंकि उसमें कॉस्टिंग उनकी बढ़ रही होती है। अब आपको हुआ क्लियर नहीं हुआ? अगर मैं समझा रहा हूं ढंग से तो आपको यह बात जान लेनी है कि यह क्वेश्चन आ सकता है। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये आपको मालूम होना चाहिए। अब बताओ जरा, अगर ये होगा तो क्या होना चाहिए? वर्कलोड ज्यादा है, वर्कफोर्स कम है, तो हम आदमियों को और काम पे रखें या काम से निकाल दें? निकाल दें। वर्कलोड ज्यादा है, वर्कफोर्स निकाल दें या और रखें? तो क्या लिखेंगे यहां पे हम? बोलो। हायर करेंगे। क्या करेंगे? हायर करेंगे। इसमें आदमी ज्यादा है, निकालेंगे। इसमें हम फायर करेंगे, काम से निकाल देना। और इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, और असल में हमें यही चाहिए। देखा, ये दोनों ही कंडीशन अच्छी नहीं है, तभी तो एक में तुम्हें हायर करना पड़ रहा है और एक में तुम्हें फायर करना पड़ रहा है। तो सबसे बेस्ट कौन सी लगी तुम्हें? वर्कलोड मस्ट बी इक्वल टू वर्कफोर्स, तभी आपका मैनेजमेंट ढंग से काम कर पाएगा। आगे बढ़ सकते हैं? पूछो अगर कुछ पूछना है तो, विद इन 2 मिनट्स जल्दी पूछिए। क्योंकि अगर तुम्हें पहला वाला पॉइंट ही समझ में नहीं आया तो आगे की कहानी में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। एचआर ने क्या कर लिया? पहले एचआर ने पहले बैठकर क्या कर लिया? एस्टिमेट कर लिया मैन पावर का ऑन द बेसिस ऑफ वर्कलोड। वर्कफोर्स का एस्टिमेशन किस बेस पे होता है? वर्कलोड के बेस पर होता है। अगर काम का लोड ज्यादा है तो भैया वर्कफोर्स भी आपको ज्यादा चाहिए, और अगर वर्कलोड कम है तो आपको वर्कफोर्स कम चाहिए। और कोशिश ये होती है कि कम वर्कफोर्स से काम अच्छा लिया जाए, ठीक है? इसलिए तो क्या होता है, हम पढ़े लिखे स्टाफ को रखते हैं। क्या बोला? अनपढ़ होगा तो आउटपुट कम देगा, कॉस्टिंग ज्यादा खाएगा, उसे तुम्हें बार बार काम सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो कैसा है? पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बेस पर काम करता है, कम कॉस्ट कम टाइम के अंदर काम करता है। नहीं ऐसा, वो चीजों को सीखता जल्दी है, क्योंकि कैसा है? पढ़ा लिखा है। ऐसा नहीं है क्या? तभी कंपनीज के अंदर पढ़े लिखे स्टाफ की सैलरी कैसी होती है? ज्यादा होती है। फैक्ट्री में जो काम कर रही है कौन? लेबर। क्या मिलता है उनको? उनको सैलरी नहीं, उनको क्या मिलती है? वेजेस मिलती है, और वेजेस आर ऑलवेज लेस देन सैलरीज, क्योंकि वो लोग कैसे हैं? स्किल्ड नहीं है, वो लोग सेमी स्किल्ड है या फिर अनस्किल्ड है। उन्हें तुम्हें बार बार काम सिखाना पड़ेगा, नहीं है? उसके बाद भी 100 बार गलतियां करेंगे, तुम्हारी कॉस्टिंग बढ़ाएंगे, तुम्हारा रॉ मटेरियल वेस्ट करेंगे। नहीं है ऐसा? नेक्स्ट पॉइंट ये कर लिया आप लोगों ने। अच्छा, 2 मिनट के लिए खुद को समझो कंपनी का एचआर मैनेजर। पहला कौन सा काम कर लिया आप लोगों ने? आपने मैन पावर को एस्टिमेट कर लिया। अगला क्या? ये वाला काम करने के बाद हो गया, काम खत्म हो गया। चलो आप बैठ के अपना लंच खोलते हैं, छाछ खोलते हैं और पीते हैं। अच्छा, अगला कौन सा काम होगा तुम्हारा? रिक्रूटमेंट। मतलब बताओ क्या है इसका? चलो अब मैन पावर को रिक्रूट करते हैं, मतलब क्या है? क्या करने की बात कर रहे हो भैया? क्या करने की बात कर रहे हो? तुमने ऊपर क्या फैसला किया था? हमें कितने लोग चाहिए काम करने के लिए? तो अगले स्टेप में क्या होगा? अब इन लोगों को ढूंढा जाए। क्या लिखा है? सर्चिंग द बेस्ट प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। क्या बोला? अब इसके बारे में लिखेंगे। इसमें लेकिन काम न कर रहे हो, ये बताओ हिंदी में बताओ, मतलब क्या होगा? क्या हम स्टेप के हिसाब से काम करने वाले हैं? सबसे पहले कौन सा काम किया हमने? कितने लोग चाहिए वो तय कर लिया। बोलो भाई, अब उन लोगों को हम ढूंढेंगे। क्या यूज करेंगे? दूरबीन। हम क्या पहाड़ पे खड़े हैं? तो ढूंढने का मतलब क्या है फिर? ढूंढने का मतलब क्या है? ढूंढोगे कैसे? सर आप अखबार में एड निकालोगे, वैकेंसी निकालोगे। हमारी कंपनी में बीटेक एमटेक क्वालिफाइड इंजीनियर्स की वैकेंसी है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इस नंबर पे संपर्क करें। नहीं ऐसा? नंबर छोड़ोगे? अरे बोलो भाई। इसके अलावा naukri.com पे निकालोगे, monster.com पे निकालोगे, जो कि ऑनलाइन होते हैं मोड आपके, नहीं है? फिर उसके बाद क्या होगा? तुम्हारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स की क्या आएंगे? रिज्यूम्स आएंगे, क्योंकि उनको क्या मालूम पड़ा? तुम्हारी कंपनी में वैकेंसी है, जिसको काम चाहिए होगा, क्या वो आएगा? या जो पहले से ही काम कर रहा है वो किस उम्मीद में आएगा कि यहां पे सैलरी
और अच्छी मिल जाए मेरे को, नहीं है, आपके एचआर के रूम में भीड़ लग जाएगी। कितनी वैकेंसीज थी? 100। कितनी वैकेंसीज थी? क्या 100 ही आएंगे? कितने आएंगे? 500 आ सकते हैं क्या? 800 आ सकते हैं? 1000 आ सकते हैं? हाँ, रिक्रूटमेंट में तो कितने भी लोग आ सकते हैं। रिक्रूटमेंट का यह मतलब नहीं है कि आपने फैसला कर लिया कि आप किसको काम पे रखोगे। आपने सिर्फ सबको शादी का कार्ड दिया है। क्या बोला है? सर इसमें शादी का कार्ड कहां से आ गया? अबे तुमने उन्हें क्या किया है? इनवाइट किया है। कहां पे? दावत पे। दावत पे किया है? नहीं, आपकी कंपनी में आए, रिज्यूम लेके आए, फिर वो आपके रिज्यूम को चेक करेंगे और सबसे बेस्ट वाले को सेलेक्ट करेंगे, जो कि अगला स्टेप होगा। ये बाद में आएगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें कौन सा काम करना पड़ेगा? रिक्रूटमेंट। इसका मतलब ये क्या होता है? अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो इसका मतलब क्या है? इनविटेशन, आमंत्रण, निमंत्रण। इसमें हम क्या बोलेंगे बताओ? इसमें हम क्या बोलेंगे? एक एचआर क्या बोलेगा? हमारी कंपनी में इस पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं, इस डिपार्टमेंट के लिए इतनी वैकेंसीज हैं, इस डेट से पहले पहले इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अपने रिज्यूम्स जमा करके जाएं। नहीं है? बोलो। मैं कैसे बोल रहा हूं? मेरे बोलने का फायदा तब है जब आपको आए। तुम्हें हुआ क्लियर? कुछ मैं पूछूंगा भी। ये क्लियर हुआ? अच्छा, इसके जस्ट बाद क्या होगा? ये क्या होता है? 800 लोग आए थे, हम 800 के 800 को सेलेक्ट कर लेंगे। सबको बोलेंगे सर बहुत बहुत मुबारक, ये कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सेलेक्टेड। वैकेंसी कितने की थी? 100 की, और आपने 800 को अपने काम पे रख लिया। ऐसा होगा। अब यहां पर जो 800 लोग आ गए थे, उसमें से तुम्हें सिर्फ 100 ही सेलेक्ट करने। और बताओ वो 100 कौन से होंगे? बेस्ट। कौन से? सबसे बेस्ट है। नहीं है? मैं जब एक स्कूल में गया था इंटरव्यू के लिए, जहां पे मैं अभी काम करता हूं, वहां पे गया था, मेरा टेस्ट हुआ था। जॉब के लिए गया था ना, वहां टेस्ट हुआ, मेरा रिटन टेस्ट हुआ था, और वो करीबन 40 मार्क्स का था। इको कितने का? 40 मार्क्स का। उसमें थोड़े से आपके एमसीक्यूज थे और थोड़े से वन वर्ड आउट आपके ट्रू फॉल्स थे। तो मेरे उसमें नंबर आए 31। कितने आए? मुझे लगा कि यार ये तो बहुत कम है। बीइंग अ टीचर, अगर मेरे इतने कम नंबर आ रहे हैं तो ये इसका मतलब है कि आई एम नॉट क्वालिफाइड। तो मैंने अपने आप को अपॉइंटेड होऊंगा ऐसा नहीं माना था। अपॉइंट नहीं होऊंगा मैं, ये मैंने मान लिया था, क्योंकि मेरे हिसाब से ये नंबर कम थे। यार बीइंग अ टीचर, यार आपको तो आना चाहिए सब कुछ। लेकिन फिर मुझे अंदर कॉल किया गया और मुझे कहा गया कि सर यू हैव बीन सेलेक्टेड। मैं चौंक गया। मैंने कहा 31 में सेलेक्टेड, ये तो कम है, कैसे? तब उन्होंने ये बताया कि सर हम इस चीज की उम्मीद नहीं करते हैं कि टीचर 40 में से 40 लेकर आए। आपके पहले जिन जिन लोगों ने टेस्ट दिए थे उनमें से किसी की भी 31 भी नहीं है। मतलब पेपर इतना टफ सेट करते हैं, क्योंकि पेपर देने वाला बच्चा नहीं है, कौन है? टीचर है। तो वो टीचर के हिसाब से करते हैं सेट। तो उसमें भी सर हम तो ये मानते हैं कि इसके अगर 50% भी आ जाए तो वो क्वालिफाइड है। आपके तो तब भी 31, 50% से बहुत ज्यादा नंबर है आपके। मैंने कहा अच्छा ऐसा है। और वाकई में वो पेपर बहुत टफ था। जब मैंने उसको सॉल्व किया था, उसमें 3-4 एमसीक्यू ऐसे थे जिनमें मैंने फ्लुक मारा था। फ्लुक मतलब तो तुक्का लगाया था, और वो तुक्का इत्तेफाक से सही बैठ गया था। उसको मिला के मेरे ये आए थे नंबर आपकी। हाँ, कितने आए थे? 31। और उस दिन मेरा वहम दूर हुआ कि अपने आप को टीचर, अगर मैं टीचर हूं तो इसका मतलब नहीं है कि मुझे सब कुछ आता होगा। ऐसा नहीं है। हम हर बार कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और वहां पे मेरा घमंड पहली बार दूर हुआ, मुझे तो आता है। मैं इकोनॉमिक्स में खुद को तुर्रम खा मानता था, जहां से कुछ ही पूछ लो। लेकिन जब वो पेपर सामने आया तब मुझे मालूम पड़ा कि भाई ऐसा नहीं है। आप ठीक से बैठिए। क्लियर नहीं हो रहा है? देखो, इस चीज को भी अपने बारे में एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आपके लिए भी है। जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। और जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे सब कुछ आ गया, उस दिन से तुम्हारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। गॉड के अलावा इस दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे सब पता है, एक्सेप्ट द गॉड। सिर्फ उसको पता है, बस। बात समझ आ रही है? चलिए, तो इसमें क्या किया था हमने? सर हमने सबको बुलाया, हमने सबको खाना खिलाया, चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाया,
लेकिन सेलेक्ट सिर्फ उनको ही करा है जो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें सही लगे। आप क्या मानते हो, उन 800 में से जिनको भी सेलेक्ट किया होगा, क्या सबने एचआर के सवालों का बिल्कुल सही सही आंसर दिया होगा? ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ आंसर के बेस पर ही आपका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। क्या देखकर होगा? योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। कैसे बात करते हो? मैंने कई बार तो ऐसे लोग देखे हैं, उनका सिलेक्शन होता है जिनको कुछ नहीं आता है, लेकिन सिर्फ उनके कम्युनिकेशन स्किल्स के बेस पर और उनके कॉन्फिडेंस के लेवल को देखकर एचआर बोलता है कि ये हमारी कंपनी के लिए बेस्ट है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? कई सारे पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर हम ध्यान देते हैं। चीज नहीं आती तो आदमी सीख सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस कहां से लेकर आओगे? बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इसमें और इसमें आपको डिफरेंस क्लियर हुआ। नाउ टेल मी व्हाट इज रिक्रूटमेंट, बोलिए। वैकेंसीज को भरना, भरना, वैकेंसी भरना होता है इसके अंदर। अभी बोला था अभी, वैकेंसीज को निकालना। तो उसमें क्या करेंगे हम क्यों निकाल रहे हैं वैकेंसी? मकसद क्या है निकालने का? क्योंकि बहुत सारी जगह खाली है, और जब तक वो जगह फिल नहीं होंगी तब तक हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ के ऊपर लोड रहेगा, और पूरे चांसेस हैं कि वो भी काम छोड़ के भाग सकते हैं। जितना जल्दी हो सके हमको उनको फिल करना पड़ेगा, और फिल करने के लिए कोई भी एरा गैरा नहीं चलेगा। हम टाइम लेके अपॉइंटमेंट कर सकते हैं नहीं? तो इसमें हम क्या करेंगे, सबको बुलाएंगे, तू भी आ, तू भी आ, अच्छा तू भी आ, तू भी आ जा, तू भी खाली घूम रहा, तू भी आ जा, सारे आ जाओ। क्या सबको तुम काम पे रख लोगे? क्या तुम समाज के लिए कुछ अच्छा करने वाले हो क्या? नहीं। तुम अगर एक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी, तो तुम्हारा क्या मोटिव है? सिर्फ प्रॉफिट कमाने का मोटिव है। प्रॉफिट तुम्हारे पास कब आएगा? जब तुम्हारे पास मैन पावर बेस्ट होगा। नहीं है? देखो, बोलने वाली बात तो नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के जो होते हैं लोग, आप क्या मानते हो कि वो कितने काबिल होते होंगे? क्या मानते हो आप? सिर्फ टेस्ट क्वालिफाई करने के बेस पर आप ये नहीं कह सकते कि कोई आदमी ज्यादा काबिल है ना। मैं मानता हूं, जबकि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर रिटन टेस्ट के बेस पर ही मान लेते हैं कि बंदा क्वालिफाइड है। ऐसा नहीं है। मैंने अपने जिंदगी के अंदर सरकारी टीचर देखे हैं 12th के, कुछ नहीं आता है, पढ़ाना आता ही नहीं है, सैलरी महीने की 90,000। कितनी? 90,000। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि गवर्नमेंट किस लिए नहीं उन्हें काम दे रही? गवर्नमेंट उनसे क्या नहीं कमाएगी? सरकार प्रॉफिट कमाने के मोटिव से काम नहीं कर रही है, इसलिए उनके पास मैन पावर चाहे कैसा भी हो, क्या फर्क पड़ता है? वैकेंसी थी, भर दी। नहीं? लेकिन अगर मैं किसकी बात करता हूं, प्राइवेट स्कूल्स के बारे में, वहां पे नॉलेज भी आपको चाहिए, और क्या चाहिए इसके अलावा आपको? अगर टीचर डेमो अच्छा ना दे तो क्या रखा जाएगा? लेकिन नॉलेज बहुत है। अब बताओ, बीएड किया कहां से? डीयू से कर रखा है। अब बताओ, लेकिन डेमो में फेल हो गया, रखा जाएगा? गवर्नमेंट जॉब के बारे में कह रहा है, डेमो से घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को, नौकरी पक्की, खत्म बात। एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू फेस कर लिया, सारी की सारी फॉर्मेलिटीज कर ली, डेमो में फेल हो गया, फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का भी ध्यान देना, किसी भी फील्ड में काम करने वाले जो होते हैं, कौन? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, दे आर नॉट मच स्मार्टर इन कंपैरिजन टू द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज। सरकारी आदमी कभी भी अपने आप को अपडेट नहीं करता। क्यों? उसे पता है मुझे नौकरी से कौन निकालेगा। लेकिन अगर कोई आदमी कहां काम कर रहा है, प्राइवेट कंपनी में, वो उसे हमेशा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके नौकरी पे 24 घंटा तलवार चलने को तैयार है, क्योंकि मार्केट में काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। जहां कंपनी को तुमसे बेस्ट मिलेगा, तुम्हें तुरंत लात मार दिया जाएगा। ये सच है। इसके बारे में, प्राइवेट सेक्टर के बारे में। सरकारी के अंदर पैसा कम मिलता है, प्राइवेट के अंदर पैसा खूब है। उसमें खूब क्यों है? क्योंकि वो बैठे ही पैसा कमाने के लिए, इसलिए वो दबा के पैसा फेंकने को तैयार रहते हैं।
गवर्नमेंट पैसा कमाने को नहीं बैठी, इसलिए वो पैसा भी कमी देती है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? नेक्स्ट क्या लिखा है पढ़ना, ये हो गया। नेक्स्ट बताओ क्या लिखा हुआ है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। दो वर्ड है ये, अलग अलग है। क्या लिखा है बोलो? आपने मैन पावर को एस्टिमेट कर लिया, आपने रिक्रूटमेंट, आपके हॉल के अंदर भीड़ लग चुकी, आपने उनमें से बेस्ट को सेलेक्ट, अब क्या करोगे तुम? अब जिनको तुमने सेलेक्ट कर लिया है तुम उनको क्या करोगे? प्लेस करोगे। प्लेस करोगे मतलब क्या प्लेस करने का? जिस काम के लिए वो आया है उसकी जगह पे उसको बिठाओगे। आए ना कि भैया ये आज से तुम्हारा डिपार्टमेंट, ये तुम्हारा बॉस, ये तुम्हारे नीचे इतने लोग काम कर रहे हैं, तुमको रिपोर्टिंग उन्हें करनी है, रिपोर्टिंग इनसे लेनी है, नहीं है तुम्हारा ये काम होगा, नहीं है सर। बोलो भाई, दैट इज योर व्हाट? प्लेसमेंट। क्या लिखा है? ओरिएंटेशन का एक और नाम क्या होता है? बोलना इंडक्शन। क्या होता है? ये बताओ मतलब क्या होता है? व्हाट इज ओरिएंटेशन? तुम कंपनी में आज ही आए हो, तुम्हारा प्लेसमेंट हुआ है, क्या तुम्हें मालूम है कि कंपनी की कैंटीन कहां पर है? क्या तुम्हें मालूम है कि कंपनी के अंदर वॉशरूम कहां पर है? क्या तुम्हें मालूम है कि हर डिपार्टमेंट कंपनी का कहां कहां पर है? जानते हो? क्या तुम जानते हो कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है? तुम जानते हो? तुम कुछ जानते ही नहीं हो तो तुम्हें ऐसे बैठने नहीं दिया जाएगा, पहले तुम्हें कंपनी से रूबरू करवाया जाएगा। इसे कहते हैं फैमिलियर करवाना। क्या बोला? फैमिलियर करवाना। ये डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी कंपनी का ये बैकग्राउंड रहा है, इतने सेल्स